राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बड़े भैया। गगन, ओ गगन उठ जाओ बेटा, योगेश जी लगातार आवाज दिए जा रहे थे, जिससे निशा की नींद में बाधा पड़ने लगी। तो वह कसम साती हुई गगन के आगोश से न चाहते हुए भी अलग हो गई और पति गगन को लगभग धक्का देकर बोली, अरे अब उठो भी, नहीं तो तुम्हारे भैया सुबह सुबह पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं करने देते। गगन अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा और आया भैया कहता हुआ बाथरूम की ओर लपका। जब फ्रेश होकर जॉगिंग करने के लिए टैक सूट और जूते पहनकर कमरे से बाहर निकला तो भैया रोज की तरह गरम चाय लिए उसका इंतजार करते मिले। उसे देखते ही मुस्करा कर 2 प्यालों में चाय डालते हुए बोले, गगन, निशा और बच्चों से भी क्यों नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठकर कुछ देर व्यायाम कर लें। सुबह की ताजा हवा से दिन भर तरावट महसूस होती है और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। भैया, रोज तो निशा और बच्चों को जल्दी जागना ही होता है, मेरे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने की वजह से। सो कम से कम रविवार को उन्हें नींद का मजा लेने दीजिए। चलिए, हम दोनों जॉगिंग पर चलते हैं, कहता हुआ गगन चाय की खाली प्याली रखकर उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों ने नजदीक के पार्क में धीमी गति से जॉगिंग की। फिर योगेश भैया बेंच पर बैठकर हाथ पांव हिलाने लगे और उनके पास ही गगन एक्सरसाइज करने लगा। योगेश भैया 55 से ऊपर के हो चले थे और गगन भी 34 बसंत पार कर चुका था। लेकिन योगेश भैया हर पल गगन का ऐसे ख्याल रखते जैसे वह कोई नादान बालक हो। योगेश भैया की दुनिया गगन से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। कुदरत की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। योगेश भैया के जन्म के बाद काफी कोशिशों के बावजूद उनके माता पिता की कोई दूसरी संतान नहीं हुई। फिर भी वे डॉक्टर की सलाह पर दवा लेते रहे और फिर 16 साल बाद अचानक गगन का जन्म हुआ। गगन के जन्म से योगेश भैया बहुत खुश थे, मानो गगन के रूप में उन्हें कोई जीता जागता खिलौना मिल गया हो। उनके बाबूजी की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए मां को ही घर का हर काम करना पड़ता था। ऐसे में मां का हाथ बंटाने के लिए योगेश भैया ने गगन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। गगन ज्यादातर समय योगेश भैया की गोद में होता या जहां वह पढ़ते थे उनके पास ही पालने में सोया या खेलता रहता। देखते देखते गगन 4 साल का हो गया। योगेश भैया उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि बीकॉम फाइनल में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में टॉप किया था। घर आकर जब उन्होंने यह खबर मां बाबूजी को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए। इस खुशी को अपने पड़ोसियों के साथ बांटने के लिए वे दोनों मिठाई लेने ऐसे निकले कि कफन ओढ़कर घर वापस आए। रास्ते में एक बस ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया था। एक पल को योगेश को यूं लगा मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया, पर मासूम गगन को बिलखते देख उन्हें भाई से पिता रूप में परिवर्तित होने में तनिक भी वक्त नहीं लगा। उसी वक्त उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह न गगन को अनाथ होने देंगे और न ही कभी उसे माता पिता की कमी महसूस होने देंगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही योगेश भैया की बैंक में नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के 1 साल बाद उन्होंने पार्वती के साथ विवाह रचा लिया। पार्वती बहुत ही सुंदर, सुशील और प्यारी थी। पार्वती के गृह प्रवेश करते ही योगेश भैया की दुनिया बदल गई। पार्वती दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। वह बहुत ही सीधे स्वभाव वाली थी और गगन को भी बहुत प्यार करती थी, जैसे वह उनका अपना बेटा हो। गगन को भी पार्वती भाभी कम और मां ज्यादा लगती। 2 साल का प्यार भरा समय कैसे गुजर गया पता ही न चला। एक दिन पार्वती को अपने भीतर एक नव जीवन के पनपने का एहसास हुआ तो योगेश भैया की खुशियों की सीमा न रही। गगन को भी चाचा बनने की बेहद खुशी थी, पर उन लोगों की सारी खुशियां रेत के घरौंदे की तरह पलक झपकते ही बिखर गईं। एक दिन पार्वती बारिश में भीगते कपड़ों को समेटने गई और फिसल कर गिर पड़ी। अंदरूनी चोट इतनी गहरी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर मां और बच्चे में से किसी को नहीं बचा सके।
पार्वती की मौत के बाद योगेश ने किसी भी स्त्री के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा को बंद कर लिए। अब उनके जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गगन था। अब वह गगन की नींद सोते और जागते थे। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना, उसे खुश रखना और उसके विकास के बारे में चिंतन मनन करना ही जैसे उनका एकमात्र ध्येय रह गया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होते ही जब गगन को एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, तो गगन से कहीं ज्यादा खुशी योगेश भैया को हुई। गगन के प्रति उनकी बस आखिरी जिम्मेदारी बाकी रह गई थी, और वह जिम्मेदारी थी गगन की शादी। योगेश जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे भानुजी, उन्हीं से वह अपने दिल की सारी बातें किया करते थे और अपनी सारी परेशानियां बताया करते थे तथा उनसे हल भी मांगते थे, और भानुजी उनकी सारी बातें सुनकर उनका हर तरह से मदद करते थे। साल भर बाद योगेश जी ने अपने मित्र भानुजी की मदद से आखिर निशा जैसी गुणवती, सुंदर और मासूम लड़की को अपने छोटे भाई के लिए तलाश ही लिया। निशा के रूप में उन्हें एक बेटी का ही रूप नजर आता। निशा थी भी इतनी प्यारी और नेकदिल कि गगन और योगेश भैया के दिलों में बसने के लिए उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। निशा को कुछ अखरता था तो वह योगेश भैया का गगन को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव होना। भाई के प्यार में वह इस कदर डूबे हुए थे कि अक्सर निशा की उपस्थिति को नजरअंदाज कर जाते। वह भूल जाते कि उनकी तरह निशा भी सुबह से गगन का इंतजार कर रही है। पति को देखने को व्याकुल उस नवविवाहिता की आंखें शाम से ही दरवाजे पर टिकी हुई हैं। गगन भी घर आते ही निशा को बाहों में लेकर प्यार की बौछार कर देने को आतुर रहता, पर घर में प्रवेश करते ही योगेश भैया को अपना इंतजार करते बैठा देखता तो मर्यादा के तहत मन को वश में कर वहीं बैठ जाता और उनसे वार्तालाप में मस्त हो जाता। बीच में कभी कपड़े बदलने के बहाने से तो कभी बाथरूम जाने के बहाने से अंदर जाकर झुंझलाई बौखलाई निशा से इस तरह प्यार से कान पड़कर माफी मांगता कि निशा सारा गुस्सा भूल कर कह उठती, अब बस भी करो। मेरे सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस बाहर भैया चाय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दोनों भाई शतरंज खेलते। इस बीच खाना बनाकर निशा बेमन से टीवी का चैनल बदलती रहती। कभी अंदर जाकर लेट जाती तो कभी मोबाइल देखती रहती, लेकिन उसकी मन गगन से बात करने को बेचैन रहता था। कभी गगन आवाज लगाता तो चाय या पानी दे जाती। उसकी मनोस्थिति से सर्वथा अनजान योगेश भैया शतरंज की बिसात पर नजरें जमाए हुए कहते, निशा तुम भी शतरंज खेलना सीख जाओ तो मजा आ जाए। जी भैया सीखूंगी, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह वापस अंदर की ओर मुड़ जाती। तब गगन का मन शतरंज छोड़कर उठ जाने को करता। वह चाहता कि रूठी हुई निशा को हंसाए, गुदगुदाए, पर भाई का एकांकीपन अक्सर उसके मन पर अंकुश लगा देता। रात को वह प्यार से निशा को मना लेता और समझा भी देता कि योगेश भैया ने सिर्फ मेरे लिए अपनी सारी खुशियों की आहुति दे दी। अब हमारे किसी काम से उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उनकी परवाह या कद्र नहीं करते। निशा ने भी धीरे धीरे यह सोचकर नाराज होना छोड़ दिया। इस समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे निशा 2 बच्चों की मां भी बन गई, पर अभी योगेश भैया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। परी व आशु के होने के बाद भी योगेश भैया की वजह से गगन निशा को वक्त नहीं दे पाता। यूं ही और कुछ साल बीत गए। अब तो परी 10 और आशु 8 साल के हो गए थे। अगर बच्चे कहते, पापा हमें किसी बच्चों के पार्क में या चिड़ियाघर दिखाने ले चलिए, तो गगन का जवाब होता कि बेटे हम वहां जाएंगे तो ताऊजी अकेले हो जाएंगे। तो फिर ताऊजी को भी साथ में ले चलिए न, परी ठुनकती हुई कहती। इस पर गगन प्यार से उसे समझाते हुए कहता, बेटे इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना ताऊजी को थका देता है। हम फिर कभी जाएंगे, और वह दिन बच्चों के लिए कभी नहीं आता था। यह सब देख सुनकर निशा कुढ़ कर रह जाती। उसने अपनी सारी इच्छाएं दफन कर डालीं। पर अब बच्चों के चेहरों पर छाई मायूसी उसके मन में योगेश भैया के लिए आक्रोश भर देती। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे निशा के व्यवहार में अंतर आने लगा और बोली में भी कड़वापन झलकने लगा।
योगेश भैया कुछ महीनों से निशा के व्यवहार में आए परिवर्तन को देख रहे थे, पर बहुत सोचने पर भी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। अंत में हारकर उन्होंने अपने मित्र भानु से परामर्श करने की सोची। भानु से उनका कोई दुराव छिपाव न था। भानु ने योगेश की कही हर एक बातें ध्यान से सुनी और उनसे उनके और घर के हर सदस्यों की दिनचर्या के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की, फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। पल भर के मौन के बाद योगेश जी को समझाने के लहजे में बोले, देख योगेश, ऐसा नहीं है कि निशा अब तुम्हें बड़े भाई का मान नहीं देती, पर मेरे यार, तुम एक बात भूल गए कि कोई भी इंसान किसी एक का नहीं होता। गगन की शादी से पहले की बात और थी, तब तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं था, लेकिन विवाह के बाद वह किसी का पति और किसी का पिता बन गया। तुम्हारी ही तरह परी, आशु और निशा को गगन से विभिन्न अपेक्षाएं हैं, जो वह सिर्फ इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा कि कहीं तुम स्वयं को उपेक्षित न समझ बैठो। उल्टे तुम्हें हमेशा खुश रखने के प्रयास में वह न तो अच्छा पति साबित हो रहा है और न ही एक अच्छा पिता। हर रिश्ता एक मर्यादा और सीमा रेखा से बंधा होता है, जिसका अतिक्रमण बिखराव और ऊब की स्थिति ला देता है। मेरे यार, अनजाने ही सही, तुम भी रिश्तों की सीमा रेखा को लांघने लगे हो। माना कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं, पर कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो कुछ वक्त अपने पति के साथ अकेले बिताना नहीं चाहेगी? या फिर कौन से बच्चे अपने पापा के साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहेंगे? कहते हैं न, जब आँख खुली तभी सवेरा समझो। अब भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे घर की खोती हुई खुशियां और निशा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान फिर से वापस आ सकता है। बस तुम अपने और गगन के रिश्ते को थोड़ा विस्तृत कर लो। खुले मन से अपने साथ निशा और बच्चों को समाहित कर लो। सहसा योगेश भैया के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह भानुजी को बीच में ही टोकते हुए बोले, बस यार, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और देर नहीं करना चाहता। फिर तेज तेज कदमों से वह घर की ओर चल पड़े, मानो भागते हुए समय को खींचकर पीछे ले जाएंगे। भानुजी ने जाते हुए अपने मित्र को और रोकना उचित नहीं समझा और मुस्करा पड़े। अगले दिन रविवार था। सालों के नियम को भंग करते हुए योगेश भैया अकेले ही सुबह सुबह कहीं गायब हो गए। निशा की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह उठकर पूरे घर का एक चक्कर लगा आई। बाहर का दरवाजा भी यों ही उड़का हुआ था। घबरा कर उसने गगन को जगाया, सुनो सुनो, जल्दी उठो, 8 बज गए हैं और भैया का कहीं पता नहीं है। दरवाजा भी खुला हुआ है। गगन घबरा कर उठ बैठा। बच्चे भी मम्मी पापा के बीच का हो हल्ला सुनकर जाग गए। सब मिलकर सोचने लगे कि योगेश भैया कहाँ जा सकते हैं। आखिर 10 बजे घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई। परी व आशु दरवाजे से बाहर झांक कर चिल्लाए, ताऊजी आ गए, ताऊजी आ गए। गगन और निशा ने चैन की सांस ली। योगेश भैया के घर में घुसते ही निशा ने सवालों की झड़ी लगा दी, भैया, आप कहाँ चले गए थे? कहकर क्यों नहीं गए? हमसे नाराज हैं क्या? क्या हमसे कोई गलती हो गई? योगेश भैया मुस्कराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी गलती सुधारने गया था। कुछ न समझने की स्थिति में गगन और निशा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। योगेश भैया बोले, अरे बाबा, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मूवी की 2 टिकटें लाया हूँ। प्लाजा कॉम्प्लेक्स में यह फिल्म लगी है, आज तुम दोनों देख आना। निशा की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। आज तक उसने प्लाजा कॉम्प्लेक्स का नाम ही सुना था। उसमें फिल्म देखने का मौका तो कभी नसीब ही नहीं हुआ था। वह तो कहीं भी आने जाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। पर भैया, बच्चे और आप? योगेश भैया बोले, उसकी तुम चिंता मत करो। हम तीनों आज एडवेंचर आइलैंड जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। क्यों बच्चों? ताऊजी, आप कितने अच्छे हैं। यह कहते हुए दोनों बच्चे योगेश भैया के गले से लिपट गए तो योगेश भैया भावुक हो उठे। इधर गगन और निशा की आंखों से छलका हुआ अन कहा, धन्यवाद भी।
दोस्तों, घर के बड़े कभी कभी अपने प्यार में यह भूल जाते हैं कि परिवार के और सदस्य भी हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें भी एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। इसीलिए हर किसी को प्राइवेसी की जरूरत होती है। हर किसी के रिश्ते की एक मर्यादा होनी चाहिए। आज योगेश जी को अपनी मर्यादा समझ में आ गई थी। इससे एक परिवार टूटने से बच गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।